वो लड़की फ़ोन रख कर बेड पर लेट जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर अपने कपड़े भी पहन सके। थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद कमरे में एक लड़की आती है और उसे आवाज़ लगाती है, मानसी। लेकिन मानसी कोई जवाब नहीं देती। वो लड़की फिर मानसी के पास जाकर देखती है तो उसकी हालत देखकर वो डर जाती है, क्योंकि उसकी हालत सचमुच बहुत ख़राब थी। उसे जगह जगह से काटा गया था, जहाँ से हल्के हल्के खून के निशान बन चुके थे और कहीं जगह लाल निशान पड़ चुके थे। उसकी ऐसी हालत देखकर वो भी काफ़ी डर जाती है। तभी वो अपना फ़ोन निकाल कर एक डॉक्टर को बुलाती है। आधे घंटे बाद डॉक्टर कमरे में आता है तो उसे सोफे पर एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। वो उस लड़की की तरफ देख कर कहता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो नेहा डॉक्टर की तरफ देख कर कहती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। मेरी दोस्त की हालत ठीक नहीं है, ऐसे में किसी और डॉक्टर को मैं नहीं बुला सकती थी। मैंने तुम्हें ही बुलाया, एक बार उसे चेक करो, अच्छी तरह से देखो। उसकी हालत सचमुच बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे डर लग रहा है कहीं उसे कुछ हो न जाए। उसके भाई का क्या होगा? ये सुनकर डॉक्टर कहता है, ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं अभी उसे देखता हूँ। डॉक्टर मानसी के पास जाता है तो देखता है मानसी की हालत सचमुच बहुत ख़राब थी। वैसे तो मानसी चादर से ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे के भाव उसे साफ बता रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है। डॉक्टर नेहा की तरफ देख कर कहता है, क्या इसके साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है? नेहा, हाँ, ऐसा ही समझ लो। तो वो डॉक्टर कहता है, तुम लोगों को पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। ये सुनकर नेहा कहती है, नहीं, हम पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते। जिस आदमी ने मानसी के साथ ये सब किया है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अगर मानसी ने पुलिस कंप्लेंट की तो मानसी को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, और मानसी का ज़िंदा रहना ज़रूरी है। उसका एक छोटा भाई है जो अभी अस्पताल में एडमिट है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर कहता है, लेकिन मुझे इसे चेक करने के लिए इसकी चादर हटानी पड़ेगी। नेहा कहती है, हाँ, देख लो, वैसे भी तुम डॉक्टर हो, तुम्हें उसे चेक करने के लिए देखना तो पड़ेगा ही। नेहा खड़ी होकर उसके पास आने लगती है। तभी नेहा का फ़ोन बज जाता है। वो फ़ोन उठाकर देखती है तो ये उसके मैनेजर का फ़ोन था, जो उसे जल्दी नीचे बुला रहा था। नेहा डॉक्टर की तरफ देख कर कहती है, मुझे अभी जाना होगा, थोड़ी देर में मैं आती हूँ। तुम मानसी को चेक करने के बाद फ़ोन कर लेना। ये कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर थोड़ी देर तक नेहा को जाते हुए देखता है। एक्चुअली ये डॉक्टर नेहा का फैमिली डॉक्टर है, इसीलिए वो नेहा को अच्छी तरह से जानता है और नेहा इसीलिए उसे बुलाया था। नेहा ने यही कहा था डॉक्टर से कि ये उसकी दोस्त है और उसे उसकी ज़रूरत है, इसीलिए वो यहाँ आ गया था, नहीं तो वो बहुत बिजी डॉक्टर है। फिर भी नेहा के कहने पर यहाँ आया। फिर वो मानसी के पास जाता है और उसकी चादर हटा कर देखता है तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन वो मानसी की खूबसूरती भी देख सकता था। वो देखता है मानसी सचमुच एक बहुत सुंदर लड़की है। उसे मानसी के ऊपर दया आती है और जब उसे नेहा की बात याद आती है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक छोटा भाई है, उसे मानसी के लिए हमदर्दी होती है। डॉक्टर को मानसी के लिए हमदर्दी होती है। वो मानसी को अच्छी तरह से चेक करता है, फिर आसपास देखता है तो उसे वहाँ पर एक शर्ट दिखाई देती है। वो उस शर्ट को उठाकर मानसी को पहना देता है। फिर नेहा को फ़ोन करके कहता है कि वो मानसी के ज़ख्म ज़्यादा हैं, इसीलिए वो उसे अपने हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। उसे कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट की ज़रूरत है। नेहा उस डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ी सी आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि वो डॉक्टर कभी किसी की मदद नहीं करता था। लेकिन मानसी को बिना कही वो अपने हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। ये सुनकर नेहा काफ़ी खुश भी थी। अब उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा है तो मानसी का अच्छा इलाज हो जाएगा।
और फिर वो कहती है ठीक है। अपने काम से फ्री होने के बाद वो अस्पताल जाकर मानसी से मिलेगी, तब तक के लिए वो उसे संभाल ले। तो डॉक्टर हाँ कहकर फ़ोन रख देता है। फिर वो मानसी को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है और अपनी गाड़ी में लेटा देता है। डॉक्टर उसे हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल जाता है। वहाँ डॉक्टर मानसी को अपने प्राइवेट रूम में लेकर जाता है और उसे फिर वॉशरूम जाकर गर्म पानी करता है। उस गर्म पानी के टब में मानसी को डाल देता है, जिससे उसके शरीर को थोड़ा आराम मिल सके। बाद में मानसी के कपड़े चेंज कर उसे बेड पर लेटाकर एक इंजेक्शन लगाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो मानसी से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। यही वजह थी कि वो मानसी के लिए इतना सब कर रहा था। वहाँ से वो अपने हॉस्पिटल राउंड के लिए चला गया। इधर मानसी ने जिस आदमी को मैसेज किया था वो और कोई नहीं, शेर खान था। शेर खान उस मैसेज को देखकर समझ जाता है कि अब वो आदमी होटल से निकल चुका है। उसे सब कुछ पता चल चुका है, हमने उन्हें आज़ाद कर लिया है। ये सोचकर शेर खान के चेहरे पर एक स्माइल आती है, क्योंकि शेर खान ने ये प्लान बनाया था। वो आदमी वहाँ उस लड़की के साथ बिजी रहेगा और यहाँ पर वो सब अपना काम कर लेंगे। लेकिन शेर खान नहीं जानता था कि उस आदमी ने उस लड़की की क्या हालत की है। दरअसल शेर खान को पता चल चुका था कि उस लड़की का भाई बीमार है। तो शेर खान ने उस लड़की से प्रॉमिस किया था कि वो किसी तरह से उस आदमी राघव ठाकुर को कुछ वक्त के लिए रोक सकती है, तो वो उसके भाई का पूरा इलाज करवाएगा और आगे चलकर उसकी पढ़ाई का भी खर्चा उठाएगा। ये सब सुनकर मानसी सोचती है, अगर मेरे इतना करने से मेरे भाई का इलाज होता है और उसकी पढ़ाई अच्छे स्कूल में होती है, तो मानसी हाँ कर देती है। इधर शेर खान को पता नहीं था कि उस जल्लाद ने उस लड़की के साथ का क्या किया है। वो अपने आदमी को फ़ोन मिलाकर मानसी के बारे में पूछता है, तो वो आदमी मानसी की हालत के बारे में बताता है। ये सुनकर शेर खान को बहुत बुरा लगता है। वो अपने मन में कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिस इंसान ने तुम्हारे साथ ये सब किया है, मैं उसका बदला भी उससे लूँगा। मुझे माफ़ कर देना। मैं नहीं जानता था कि वो इतना नीच इंसान है कि तुम्हारी ऐसी हालत कर देगा। सब सोचते हुए वो दक्ष के पास जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी बंदिश शेर खान की तरफ देख कर कहता है, तुम्हें कब पता चला उसके बारे में? शेर खान कहता है, एक दिन पहले ही पता चला और मैंने ही उसे वहाँ पर बिजी रखा ताकि हम अपना काम आसानी से कर सके। ये सुनकर बंदिश शेर खान की तरफ देखता है और उससे कहता है, तुमने जिस तरह से उसे वहाँ पर बिजी रखा उसका नतीजा मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका अच्छे से ख्याल रखो और उसे कोई भी परेशानी नहीं होनी पाए। तो शेर खान अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। तभी दादाजी काव्या की तरफ देख कर कहते हैं, काव्या मैं कब से पूछ रहा हूँ और तुम कुछ जवाब नहीं दे रही। काव्या अपने दादाजी की तरफ देख कर रोने लगती है और उन्हें बताती है, जिस दिन वो आदमी हमें अपने साथ लेकर गया था, उसने हमें एक कमरे में बंद रखा और कुछ दिनों तक उसने कमरे में ही बंद रखा। उसने हमें ना खाने को दिया और ना ही और कुछ। उसने हमें पानी तक नहीं दिया। उसके एक आदमी आकर हमें टॉर्चर करते थे। एक दिन उसके एक आदमी की नज़र मुझ पर पड़ी और वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, लेकिन उसी दिन वो आदमी वहाँ पर आ गया और उसने अपने उस आदमी को वहीं मार दिया। लेकिन मेरी हालत ठीक नहीं थी, मेरे कपड़े फटे हुए थे। ऐसे में जब उस इंसान की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मेरे ऊपर अपनी बुरी नज़र से देखने लगा। मुझे अपने साथ दूसरे कमरे में ले गया और उसने मुझे वहीं पर रखा। हर रोज़ मुझे टॉर्चर करता और साथ में कहता कि बंदिश की बहन के साथ ऐसा करके उसे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश करती कि मैं उसे रोकूं, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाती थी क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसने मुझे मम्मी पापा के कमरे में भी नहीं जाने दिया और अलग से कमरे में रखा। जब उसका मन करता वो आता और मुझे टॉर्चर करता। एक दिन उसे पता चला कि मैं बेहोश हो गई हूँ। उसने मुझे डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर पहले उसको बहुत गुस्सा आया,
उसने डॉक्टर से मेरा अबॉर्शन करने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ और अगर उसने मेरा अबॉर्शन करवाया तो मेरी जान जा सकती है। उसने कुछ सोच कर डॉक्टर से कहा, ठीक है, इसका इलाज करो और इसे दवाई दे दो, क्योंकि मुझे ये अपने पास चाहिए किसी भी हालत में। मुझे नहीं पता वो बच्चा भी यहीं रहेगा और अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। जब तक मैं इसे अपने करीब ना जाऊं मुझे चैन नहीं मिलता। मेरे चैन के लिए इसका सही सलामत रहना ज़रूरी है, इसीलिए इसका इलाज करो और फिर इसके लिए इसका इलाज करो। फिर ऐसे ही मैंने एक बेटी को जन्म दिया। वो आता, उसने मुझे एक बार भी अपनी बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। उसने कहा अगर बेटा होता तो वो उसे अपने पास रखता और बड़ा करता, अपने जैसा बनाता, लेकिन बेटी से उसे खास लगाव नहीं था। उसने सिर्फ एक बार उसकी शक्ल देखी, उसके बाद उसने दोबारा कभी उस बच्ची की तरफ नहीं देखा। जब भी आता मुझे टॉर्चर करके चला जाता। ये सारी बातें बताते वक्त काव्या बुरी तरह से रो रही थी। काव्या की ऐसी हालत देखकर सबकी आंखों में पानी आता है, लेकिन बंदिश की आंखों में जैसे खून उतर आया था। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और उठकर खड़ा हो जाता है। काव्या से कहता है, काव्या तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो। तभी काव्या कहती है, मेरी बच्ची। बंदिश कहता है, वो तुम्हारे कमरे में आ जाएगी, अभी उसे एक इंजेक्शन लगना बाकी है, इसीलिए उसे यहीं रहने दो। ये सुनकर काव्या कमरे में जाने लगती है तो तक्ष काव्या को उसके कमरे में छोड़कर आता है और वापस आकर लिविंग रूम में बैठ जाता है। बंदिश की तरफ देखकर कहता है, भाई मैं जानता हूँ आपको वो बच्ची पसंद नहीं, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि वो काव्या की बेटी है। भले ही उसमें उस इंसान का खून हो, लेकिन उसमें हमारी काव्या का खून भी है, तो प्लीज़ आप उसे नफ़रत मत कीजिए। और वैसे भी वो बहुत छोटी है, हमारे साथ रहेगी तो हमारे जैसी बनेगी। दक्ष की बात सुनकर वो कहते हैं, दक्ष सही कह रहा है, खून से ज़्यादा परवरिश मायने रखती है और उस इंसान ने तो उसे कभी अपनी बेटी भी नहीं माना, तो हम उसे कैसे मरने के लिए छोड़ सकते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद बंदिश राजन की तरफ देखता है, जिसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में आंसू भरे हुए थे। बंदिश राजन की हालत समझ जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। अभी वो कुछ वक्त राजन को देना चाहता था ताकि वो अपने आप को संभाल सके। राजन भी उठकर कहता है, दादाजी मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगा। दादाजी भी समझ जाते हैं, क्योंकि राजन रात को ही आया था तो उसे भी आराम की ज़रूरत थी। वो उसे जाने के लिए कहते हैं। राजन अपने कमरे की तरफ जाता है, तभी उसे रास्ते में काव्या का कमरा दिखता है। वो काव्या के कमरे में देखता है तो काव्या बेड पर लेटी दिखाई देती है, जो किसी छोटे बच्चे की तरह सिकुड़ कर लेटी हुई थी। उसे देखकर राजन अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके कमरे में चला जाता है। वो जाकर देखता है काव्या सो चुकी थी। काव्या के सिर पर हाथ फेरता है और अपने मन में कहता है, मुझे माफ़ कर देना काव्या, अगर उस दिन मैं वहाँ होता तो उस इंसान को तुम्हारे साथ ये सब नहीं करने देता। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो, और इतने वक्त तक मैंने तुम्हारे बिना कैसे अपने आप को संभाला है। लेकिन अब अगर तुम मिली भी तो इस हालत में तुम अपने आप को भी संभाल नहीं पा रही हो तो मुझे कैसे समझोगी। ये सोचते हुए वो काव्या को देखता है और फिर अपना हाथ उसके सिर से हटाकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बंदिश कॉरिडोर से बाहर निकलता है और अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ राजन तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अब अगर तुम काव्या से दूर भी होना चाहो तो हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। हम अच्छी तरह जानते हैं कोई भी आदमी अपने प्यार को किसी और के साथ नहीं देख सकता, और यहाँ तो काव्या के साथ उस इंसान की बच्ची भी है जिसने काव्या के साथ इतना कुछ किया है। ये तुम्हारे लिए सहना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए मैंने सोचा है मैं तुम्हें कुछ दिन तक बिजी रखूँगा, तुम अपने आप को संभाल सको। फिर बंदिश वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। इधर नीचे लिविंग रूम में दक्ष और दादाजी बैठे थे। दादाजी दक्ष की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है बंदिश इस बच्ची को अपनाएगा? दक्ष कहता है, पता नहीं दादाजी, अभी तक भाई ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो छोटी सी बच्ची अपने प्यार से उन्हें अपनी तरफ खींचने पर मजबूर हो जाएगी।
आपने अभी तक उसे देखा नहीं है, वो बिल्कुल हमारी काव्या की तरह है। भाई कब तक उससे दूर रहेंगे? तो दादाजी दक्ष की बात सुनकर हाँ कहता है। वो बाहर से जितना सख्त दिखता है वो अंदर से उतना ही नरम है। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं जिस इंसान ने काव्या के साथ ये सब किया है उससे बंदिश कितनी नफरत करता है। उसे नफरत के चलते बंदिश उस बच्ची से कभी नफरत करने लग जाए। दक्ष दादाजी की बात सुनकर कहता है, नहीं दादाजी, ऐसा नहीं होगा, हम उन्हें संभाल लेंगे। इधर बंदिश अपने कमरे में जाता है और एक सिगरेट जलाता है और उसके बड़े बड़े कश लेने लगता है। फिर वो एक दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उस दीवार पर एक लड़की की पेंटिंग लगी हुई थी। पेंटिंग को देखकर कहता है, तुम कौन हो? तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है? मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। मेरा नींद चैन सब कुछ तुमने छीन लिया। आगे की स्टोरी अगले चैप्टर में। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी स्टोरी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।